प्रवेश कर लिया। यह देखकर जिग्नेश ने आश्चर्य से कहा, महाविपत्ति लोक में प्रवेश करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। कोई भी योद्धा इसका प्रयास करते समय लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करता है और उसे पहले से ही पूरी तैयारी करनी होती है। पुनीत ने वास्तव में अपनी यात्रा के दौरान ही प्रवेश कर लिया, जिसे अत्यंत जल्दबाजी भरा कहा जा सकता है। पुनीत के द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद आसमान में घने आकाशीय विपत्ति के बादल तेजी से छा गए। घने काले बादलों ने सभी के सिर पर दबाव डाला, जिससे उन्हें घुटन महसूस होने लगी। पुनीत ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, वह तुरंत बादलों वाली नाव से उड़ गया और आने वाली आकाशीय विपत्ति की तैयारी के लिए नीचे एक सुनसान जंगल को चुना। उसकी उत्सुकता दो कारणों से थी। पहला, उसकी संचित शक्ति पहले से ही बहुत गहरी थी, जो प्रवेश करने की शर्तों को पूरा करती थी। दूसरा, कौशल के चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश करने की खबर सुनने से उस पर बहुत अधिक दबाव पड़ गया था। अगर कौशल उन पर आधे रास्ते में घात लगाकर हमला करता है तो उनकी वर्तमान शक्ति शायद उसका सामना करने के लिए अपर्याप्त होगी। उनमें से केवल विराट के पास ही चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ का सामना करने की शक्ति थी। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर पुनीत ने सोचा कि अगर वह द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश कर लेता है, भले ही वह विराट को ज्यादा मदद न दे पाए, कम से कम वह जिग्नेश, गगन, गार्गी और श्वेत हिम संप्रदाय के अन्य शिष्यों को थोड़ी अधिक आत्मरक्षा क्षमता प्रदान कर सकता है, जिससे वे कौशल के सामने पूरी तरह से असहाय न रहे। यह देखकर सभी पुनीत की रक्षा के लिए बादलों वाली नाव से उड़कर उसके पास आ गए। आसमान में इकट्ठा होते विपत्ति के बादलों को देखकर सभी के चेहरे चिंता से भर गए। महाविपत्ति लोक व्यावहारिक रूप से जीवन और मृत्यु का मामला था। प्रत्येक विपत्ति जीवन और मृत्यु की परीक्षा थी। आकाशीय विपत्ति से बचने की किसी के पास 100% गारंटी नहीं थी। बूम! जल्द ही घने विपत्ति के बादलों से आकाशीय बिजली की एक गड़गड़ाहट उठी, जो पुनीत की ओर नीचे गिरी। पुनीत ने अपनी लंबी तलवार वाले जादुई हथियार को चलाते हुए आकाशीय बिजली का डटकर सामना किया। आकाशीय बिजली के पहले प्रहार का पुनीत पर कोई असर नहीं हुआ, जिसने आसानी से इसका सामना कर लिया। आसमान से एक के बाद एक बिजलियां गिरने लगीं। जब 9वीं बिजली गिरी तो पुनीत को दबाव महसूस होने लगा। 9वें प्रहार को सहने के बाद पुनीत ने जल्दी से कई पुनः शक्ति गोलियां निकाली और उन्हें निगल लिया। ये पुनः शक्ति गोलियां जो उसने विराट से खरीदी थीं, उनके अपने श्वेत हिम संप्रदाय की गोलियों की तुलना में सच्चे सार को बहाल करने में बहुत तेज थीं। आकाशीय बिजली के इतने प्रहारों को सहने से उसका सच्चा सार गंभीर रूप से कम हो गया था। जैसे ही गोलियां निकली गईं, उनके शक्तिशाली औषधीय गुण तेजी से प्रचुर मात्रा में सच्चे सार में बदल गए और उसके शरीर को फिर से भर दिया। जल्द ही पुनीत ने जो सच्चा सार खर्च किया था वह पूरी तरह से बहाल हो गया। अपने शरीर के सच्चे सार को पूरी तरह से बहाल महसूस करते हुए पुनीत को कुछ राहत मिली। पर्याप्त सच्चा सार आकाशीय विपत्ति का सामना करने में उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। कई योद्धा अपनी विपत्तियों में विफल हो जाते हैं क्योंकि वे इस प्रक्रिया के दौरान बहुत अधिक सच्ची ऊर्जा खर्च कर देते हैं, जिससे वे बाद की आकाशीय बिजली का सामना करने में असमर्थ हो जाते हैं। सच्ची ऊर्जा को जल्दी से ठीक करने और इसे अपने चरम पर बनाए रखने में सक्षम होने से किसी की सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाती है। बूम! जैसे ही पुनीत की सच्ची ऊर्जा पूरी तरह से ठीक हो गई, आसमान से 10वीं आकाशीय बिजली नीचे गिरी। पुनीत ने बिजली का सामना करने के लिए अपनी तलवार घुमाई और तलवार एक कान फाड़ू गर्जना के साथ बिजली से टकरा गई। हम्प! पुनीत कराह उठा। उसके मुंह के कोने से खून की एक धार धीरे धीरे बहने लगी। 10वीं आकाशीय बिजली ने उसे घायल करना शुरू कर दिया था। पुनीत ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और तुरंत एक पुनः शक्ति गोली और एक नव जीवन संजीवनी गोली निकाल ली। हालांकि इस बार उसकी चोटें गंभीर नहीं थीं, फिर भी पुनीत ने अपनी चौकसी कम करने की हिम्मत नहीं की। वह नहीं जानता था कि और कितनी आकाशीय बिजलियां उसका इंतजार कर रही थीं और थोड़ी सी भी चोट उसे उसकी बाद की विपत्ति में विफल कर सकती थी। इसलिए पुनीत ने जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। पुनः शक्ति गोली और नव जीवन संजीवनी गोली के शक्तिशाली प्रभावों के तहत पुनीत का सच्चा सार और चोटें तेजी से ठीक हो रही थीं। जैसे ही उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हुईं, 11वीं आकाशीय बिजली गिर पड़ी। इस 11वें प्रहार ने पुनीत को और भी गंभीर चोटें पहुंचाईं, जिससे उसे मुंह भरकर खून थूकना पड़ा। उसका शरीर बिजली के प्रहार से झुलसकर काला पड़ गया था। अगर उसने स्वर्ण भूमि व्यापार मंडल की नीलामी में एक तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र रक्षात्मक वस्त्र नहीं खरीदा होता, जिसने उसे आकाशीय बिजली की अधिकांश शक्ति से बचाया था, तो उसकी चोटें शायद और भी गंभीर होती। 11वें प्रहार के बाद भी आसमान में विपत्ति के बादल छंटे नहीं थे। इस दृश्य को देख रहे सभी लोग बेहद तनावग्रस्त महसूस कर रहे थे। उनके दिल कांप रहे थे। 11वीं बिजली पहले से ही इतनी शक्तिशाली थी, वे नहीं जानते थे कि 12वीं बिजली कितनी शक्तिशाली होगी। सभी अनिश्चित थे कि क्या पुनीत इस विपत्ति से सुरक्षित बच पाएगा। पुनीत ने आसमान में घिरे विपत्ति के बादलों को देखा। उसका दिल भारी हो गया। उसने फिर से भारी मात्रा में पुनः शक्ति गोलियां और नव जीवन संजीवनी गोलियां निकाली और अपने सच्चे सार और चोटों को ठीक करने की कोशिश की। हालांकि इस बार उसकी चोटें काफी गंभीर थीं और श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसे जो पुनः शक्ति गोलियां और नव जीवन संजीवनी गोलियां बेची थीं, वे पर्याप्त उच्च श्रेणी की नहीं थीं। इसलिए इससे पहले कि उसकी चोटें और सच्चा सार अपने चरम पर पहुंच पाता, 12वीं आकाशीय बिजली फिर से नीचे आ गिरी। जीवन और मृत्यु की इस परीक्षा का सामना करते हुए पुनीत ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और बिजली के प्रहार का सामना करने के लिए अपनी तलवार घुमाई। एक कान फाड़ू गर्जना के साथ पुनीत के हाथ में मौजूद तलवार बिजली से टकराकर दूर जा गिरी और वह खुद जमीन पर पटक दिया गया। भयानक बिजली ने जमीन में एक विशाल गड्ढा बना दिया था। पुनीत गड्ढे के तल पर पड़ा था। उसका शरीर झुलसकर काला पड़ गया था और खून से लथपथ था। वह पूरी तरह से दयनीय दिख रहा था। इस समय उसकी चोटें अपने सबसे खराब बिंदु पर पहुंच गई थीं। पुनीत संघर्ष करते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और आसमान की ओर देखा, लेकिन घने विपत्ति के बादल अभी तक नहीं छंटे थे। ऐसा लगता था कि 12वीं आकाशीय बिजली इस विपत्ति की सीमा नहीं थी, अभी एक 13वीं भी थी। यह देखकर पुनीत का दिल बैठ गया। 12वें प्रहार को पार करने के लिए उसने पहले ही इतना संघर्ष किया था, क्या वह 13वें का सामना कर सकता था? यह सोचकर पुनीत अपनी कड़वी मुस्कान नहीं रोक पाया। ऐसा लगता था कि वह इस विपत्ति को पार नहीं कर पाएगा। पुनीत ने खुद भी यह उम्मीद नहीं की थी कि द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश करने पर 12 से अधिक आकाशीय बिजलियां आकर्षित होंगी। यह उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक था। आखिरकार प्रथम विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय उसने केवल 6 आकाशीय बिजलियों का ही सामना किया था। तार्किक रूप से द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय उसके द्वारा आकर्षित की गई विपत्ति 12 प्रहारों से कम होनी चाहिए थी, लेकिन इस बार प्रहारों की संख्या 13 थी। आकाशीय बिजली का एक भी प्रहार घातक हो सकता है, क्योंकि बाद का हर प्रहार दोगुना शक्तिशाली होता है। आज के दृश्य का कारण संभवतः उसकी अपार संचित शक्ति है। साथ ही वे महत्वपूर्ण अवसर भी हैं जो उसे सप्त खड्ग अमर भवन के भीतर मिले थे। उन दुर्लभ और मूल्यवान सामग्रियों के प्रभावों ने उसकी योग्यता को काफी बदल दिया था। उसकी योग्यता में बदलाव के साथ संयुक्त यह भारी संचय अधिक संख्या में आकाशीय बिजलियों को आकर्षित करने का कारण बना। जिग्नेश, गगन, गार्गी और श्वेत हिम संप्रदाय के अन्य शिष्यों ने इस दृश्य को देखकर अपने दिल को डूबता हुआ महसूस किया। स्पष्ट रूप से यह भी उनकी उम्मीदों से परे था। वरिष्ठ भाई पुनीत, जिग्नेश दर्द भरी आवाज में रोया।
वरिष्ठ भाई पुनीत, श्वेत हिम संप्रदाय के अन्य शिष्यों के चेहरों पर भी दुख और अनिच्छा के भाव थे। पुनीत एक विनम्र और वफादार इंसान था जिसका शिष्यों के बीच बहुत सम्मान था। पुनीत को आकाशीय विपत्ति के तहत मरते हुए देखकर सभी को बहुत दर्द महसूस हुआ। इसकी कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। हम योद्धा साधना के इस मार्ग पर चलने के बाद इसके लिए पहले से ही मानसिक रूप से तैयार थे। साधना के मार्ग पर मरना एक उचित अंत है। पुनीत भीड़ की ओर मुड़ा और हल्का सा मुस्कुराया। बस अफसोस इस बात का है कि मैं अब आप सभी के साथ इस राह पर नहीं चल सकता। हालांकि यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सभी का साथी शिष्य बना। विदा दोस्तों। हालांकि उसे आकाशीय विपत्ति से न बच पाने का पछतावा था, लेकिन एक योद्धा के रूप में उसने पहले ही सभी आवश्यक तैयारियां कर ली थीं। इसलिए अपने भाग्य को जानते हुए भी पुनीत शांत था। अरे तुम सब क्या कर रहे हो? यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट यह पूछे बिना नहीं रह सका। भाई पुनीत, क्या आपको वह द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज याद है जो मैंने आपको पहले दिया था? भाई विराट, इससे आपका क्या मतलब है? पुनीत हैरान रह गया। क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि वह ताबीज योद्धाओं को आकाशीय विपत्ति से पार पाने में मदद कर सकता है? क्या आपको याद नहीं है? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कुछ अवाक होते हुए कहा। भाई विराट, आपका मतलब इस ताबीज से है? यह सुनकर पुनीत ने अपना हाथ खोला और वह द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज निकाल लिया जो विराट ने उसे पहले दिया था। जब विराट ने उसे यह ताबीज दिया था तब पुनीत ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। आखिरकार वह इसके प्रभावों को नहीं जानता था, इसलिए उसने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया और इस महत्वपूर्ण क्षण में वह इसके बारे में भूल गया था। हाँ बिल्कुल, चूंकि आपको यह विश्वास नहीं है कि आप अगली आकाशीय विपत्ति को पार कर सकते हैं, तो इसका विरोध करने के लिए इस नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज का उपयोग करें। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने फिर से अवाक होते हुए कहा। यह लड़का, ऐसा लगता है कि उसने पहले उसकी बात नहीं सुनी थी। यह सुनकर पुनीत कुछ संशय महसूस किए बिना नहीं रह सका। क्या यह ताबीज सच में 13वीं आकाशीय विपत्ति का सामना कर सकता है? हालांकि जब वह सोच ही रहा था, 13वीं आकाशीय बिजली नीचे गिर पड़ी। अपने ऊपर गिरती उस भयानक रूप से शक्तिशाली बिजली को देखकर पुनीत को किसी और चीज की परवाह नहीं रही। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज को बिजली की ओर उछाल दिया। जैसे ही ताबीज को फेंका गया, उसमें से एक शक्तिशाली चूषण बल उत्पन्न हुआ। नीचे गिरती बिजली ताबीज से आकर्षित होकर सीधे उस पर जा गिरी। एक कानफाड़ू गर्जना के साथ बिजली ताबीज से टकराई और तुरंत एक अतुलनीय रूप से चकाचौंध करने वाली रोशनी फैल गई। काफी देर बाद जब रोशनी कम हुई तो द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज ने आसमान से गिरी 13वीं आकाशीय बिजली को पूरी तरह से सोख लिया था। इस क्षण द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज के चारों ओर बैंगनी बिजलियां घूम रही थीं, जो लगातार कड़क रही थीं। यह देखकर हर कोई दंग रह गया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यह द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज वास्तव में आकाशीय बिजली का सामना कर सकता है। इसके अलावा यह इतनी शक्तिशाली आकाशीय बिजली का सामना कर सकता था। इसने उस भयानक रूप से शक्तिशाली बिजली को भी सोख लिया था। 13वें प्रहार को सोखने के बाद बैंगनी बिजली में लिपटे ताबीज को देखकर हर किसी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वे सभी इस ताबीज के भीतर निहित भयानक शक्ति को महसूस कर सकते थे। अगर इसकी शक्ति को छोड़ दिया गया तो शायद उनमें से कोई भी इसका सामना नहीं कर पाएगा। वे तुरंत ही चीथड़ों में उड़ जाएंगे। आसमान में 13वीं आकाशीय बिजली गिरने के बाद घने विपत्ति के बादल आखिरकार धीरे धीरे छंटने लगे। यह देखकर सभी ने राहत की एक लंबी सांस ली। पुनीत अंततः इस विपत्ति से बच गया था और सफलतापूर्वक एक द्वितीय विपत्ति लोक का विशेषज्ञ बन गया था। इसके अलावा पुनीत कोई साधारण द्वितीय विपत्ति लोक का विशेषज्ञ नहीं था। उसने 13 आकाशीय बिजलियों का सामना करके प्रवेश किया था। पूरे श्वेत हिम महाद्वीप पर शायद बहुत कम लोग ही थे जो इसे हासिल कर सकते थे। यहाँ तक कि श्वेत हिम संप्रदाय के 5 मुख्य शिष्य जो योद्धा प्रतिभा के शिखर पर थे, उन्होंने भी द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय केवल 11 आकाशीय बिजलियों का ही सामना किया था। हालांकि पुनीत ने उनसे 2 अधिक आकाशीय बिजलियों का सामना किया था। केवल 2 आकाशीय बिजलियों के अंतर को कम मत समझो, यह अंतर बहुत बड़ा है। यदि श्वेत हिम संप्रदाय के उच्च अधिकारियों को इसके बारे में पता चलता है तो इससे संभवतः पूरे संप्रदाय में सनसनी फैल जाएगी। भाई विराट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशीय विपत्ति से बचने के बाद पुनीत तुरंत श्वेत वस्त्रधारी विराट के पास पहुंचा, गहराई से झुका और कृतज्ञता के साथ बोला, भाई विराट, मेरे लिए एक रक्षक के समान है जिन्होंने मुझे दूसरा जीवन दिया है। अब से आप मुझसे जो कुछ भी मांगेंगे, जब तक वह मेरी क्षमता के भीतर है, मैं आपके लिए आग और पानी से भी गुजर जाऊंगा। पुनीत ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि विराट द्वारा उसे दिया गया द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज इतना अविश्वसनीय रूप से प्रभावी होगा। ऐसा ताबीज उसके लिए व्यावहारिक रूप से अनमोल था। इसके बिना वह आज आकाशीय विपत्ति के तहत मर गया होता। इसके साथ वह सफलतापूर्वक विपत्ति से बच गया और एक सच्चा द्वितीय विपत्ति लोक का विशेषज्ञ बन गया। भाई पुनीत, आप बहुत दयालु हैं। हमारे बीच ऐसी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर पुनीत ने आगे कुछ नहीं कहा। विराट की इस महान कृपा को केवल धन्यवाद के कुछ शब्दों से नहीं चुकाया जा सकता था। इतने बड़े एहसान को मैं अपने दिल में रखूंगा और भविष्य में धीरे धीरे चुकाऊंगा। वरिष्ठ भाई पुनीत, बधाई हो। वरिष्ठ भाई पुनीत, मैं अभी आपके लिए बहुत चिंतित था। वरिष्ठ भाई पुनीत, आपने आखिरकार द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया है। इसके अलावा आपने 13 आकाशीय बिजलियों को पार करके द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश किया। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है। इस क्षण हर कोई पुनीत को बधाई देने के लिए इकट्ठा हो गया। पुनीत को बधाई देने के बाद सभी ने अपना ध्यान श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर मोड़ दिया। भाई विराट, क्या आपके पास अभी भी वह नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज है? जिग्नेश दौड़कर श्वेत वस्त्रधारी विराट के पास पहुंचा और उत्साहपूर्वक पूछा। यह नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। यह सचमुच आकाशीय बिजली को सोख सकता है। अगर उसके पास ऐसा ताबीज होता तो क्या वह भविष्य में एक पक्की बात के साथ विपत्ति को पार करने में सक्षम नहीं होता? हाँ, मेरे पास एक है। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसकी ओर एक नजर डाली और कहा, तो भाई विराट, क्या आप मुझे भी एक दे सकते हैं? यह सुनते ही जिग्नेश की आंखें तुरंत चमक उठी। उसने अपने हाथ रगड़े और एक चापलूस चेहरे के साथ पूछा, इस नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज को बनाना आसान नहीं है, इसलिए कीमत। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कठिनाई का नाटक किया। आप जो भी कीमत मांगेंगे भाई विराट, बस अपनी कीमत बताएं। मैं जिग्नेश आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं उठाने दूंगा। यह सुनकर जिग्नेश ने जोर से अपनी छाती पीटी। चूंकि भाई जिग्नेश इसे इतना चाहते हैं तो यह मानते हुए कि हम परिचित हैं, मैं आपको छूट दूंगा। 1 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कुछ पल विचार करने के बाद अंततः कहा। यह सुनकर जिग्नेश का चेहरा सख्त हो गया। 1 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर, यह एक शीर्ष स्तरीय तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र खरीदने के लिए पर्याप्त है। यह कीमत वास्तव में बहुत अधिक है, लेकिन नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज की आश्चर्यजनक प्रभावकारिता को देखते हुए यह कीमत बहुत महंगी नहीं लगती है। आखिरकार अगर कोई आकाशीय विपत्ति को पार करने में विफल रहता है तो वह अपनी जान गंवा बैठेगा। पैसा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन की तुलना में यह कुछ भी नहीं है। ठीक है, 10 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर ही सही। जिग्नेश ने दांत पीसते हुए श्वेत वस्त्रधारी विराट को एक स्थानिक अंगूठी दी और कहा, ये रहे 10 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर। भाई विराट, बस मुझे एक दे दो। उसने सप्त खड्ग अमर भवन में काफी कुछ हासिल किया था और 10 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर कुछ ऐसा था जिसे वह आसानी से वहन कर सकता था। यह देखकर विराट बहुत खुश हुआ।
उसने जिग्नेश से स्थानिक अंगूठी ली, एक द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज निकाला और उसे जिग्नेश को सौंप दिया। यह देखकर जिग्नेश ने सावधानी से ताबीज को स्वीकार किया, जैसे कि यह कोई अनमोल खजाना हो। इस नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज के साथ उसका द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश सुरक्षित हो जाएगा। यह द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज 13वीं आकाशीय बिजली को भी सोख सकता था, इसलिए उसकी विपत्ति के दौरान आकाशीय बिजली कोई समस्या नहीं होगी। आखिरकार उसकी योद्धा प्रतिभा पुनीत से बहुत कम थी और पुनीत की तरह द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय 13 आकाशीय बिजलियों को आकर्षित करने की संभावना नहीं थी। जिग्नेश को श्वेत वस्त्रधारी विराट से सफलतापूर्वक द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज खरीदते हुए देखकर अन्य योद्धा भी विराट से ऐसे ही ताबीज खरीदने की कोशिश में उसके चारों ओर उमड़ पड़े। बेशक हर कोई इतना अमीर नहीं था कि उसके पास 10 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर हों, केवल 5 या 6 लोग ही द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज का खर्च उठा सकते थे। इसमें गगन भी शामिल था। निश्चित रूप से विराट ने स्वाभाविक रूप से ताबीज चाहने वाले उन सभी लोगों का स्वागत किया। ऐसा आकर्षक व्यवसाय कुछ ऐसा था जिसे वह सख्त चाहता था, तो वह इसे क्यों ठुकराएगा। पलक झपकते ही उसे 5-6 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर और मिल गए। यह देखकर विराट खुशी से झूम उठा। यह श्वेत हिम महाद्वीप अपार व्यावसायिक अवसर रखता था। अगर उसने सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र में तलवार संप्रदाय का शालिनी मंडप खोल दिया तो क्या हर दिन पैसा नहीं बरसेगा। भाई विराट, आप इस ताबीज का क्या करने वाले हैं। सभी के श्वेत वस्त्रधारी विराट से ताबीज खरीदने के बाद पुनीत ने आसमान में नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज की ओर इशारा किया, जिसने 13वीं आकाशीय बिजली को सोख लिया था, और विराट से इसके बारे में पूछा। इस नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज में 13वीं आकाशीय बिजली को सोखने के बाद अविश्वसनीय रूप से भयानक शक्ति थी। अगर यह फट गया तो उसे भी इसका सामना करना मुश्किल होगा। इसलिए पुनीत ने आसानी से ताबीज के पास जाने की हिम्मत नहीं की। यह आसान है, इसे मुझ पर छोड़ दो, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। वह आगे बढ़ा, उसके हाथों ने हाथ की मुद्राएं बनाई और उसके हाथों से रहस्यमय ऋण उड़कर ताबीज में प्रवेश कर गए। प्रत्येक मंत्र के साथ वह ताबीज, जो अविश्वसनीय रूप से हिंसक ऊर्जा विकीर्ण कर रहा था, धीरे धीरे शांत होने लगा। विराट को ऐसे ताबीज इकट्ठा करने का पहले से ही व्यापक अनुभव था। उसे केवल नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज के अंदर सोखी गई आकाशीय बिजली को सील करना था, जिससे उसे बाहर निकलने से रोका जा सके। जरूरत पड़ने पर अंदर की आकाशीय बिजली को छोड़ा जा सकता था, जिससे यह एक शक्तिशाली त्रुप का पत्ता बन जाएगा। यह सब पूरा करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने ताबीज को अपने हाथ में लिया, गार्गी के पास गया और 13वीं आकाशीय बिजली को सोखने वाले नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज को उसे सौंपते हुए कहा, गार्गी जी, यह ताबीज आपके लिए है। इस ताबीज में 13वीं आकाशीय बिजली की अपार शक्ति थी, जो अधिकांश द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञों को मारने के लिए पर्याप्त थी, और यहां तक कि अगर वे बिना तैयारी के पकड़े गए तो तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञों को भी गंभीर चोटें लग सकती थीं। इसे गार्गी को देना उसे एक जीवन रक्षक त्रुप का पत्ता देने का एक तरीका था। यह ताबीज उसके ज्यादा काम का नहीं था। उसकी वर्तमान शक्ति के साथ एक सामान्य प्रहार से भी वह ऐसी शक्ति प्राप्त कर सकता था। यदि उसने दिव्य पंख तलवार व्यूह का उपयोग किया तो उसकी शक्ति इस ताबीज में निहित शक्ति से कई गुना अधिक होगी। विराट हमेशा से ही गार्गी का आभारी रहा था। यह गार्गी ही थी जिसने उसे दक्षिणी स्वर्गमंडल से जुड़ी कई चीजों के बारे में जानने का अवसर दिया था, जिससे उसे शक्ति सिंधु महाद्वीप से परे की दुनिया को समझने का द्वार खुला। गार्गी और गगन के माध्यम से ही वह पुनीत और श्वेत हिम संप्रदाय के अन्य शिष्यों के संपर्क में आया था, जिससे उसे श्वेत हिम महाद्वीप आने का अवसर मिला। इसलिए विराट ने गार्गी की रक्षा करने और उसे नुकसान पहुंचने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने के बारे में सोचा। भाई विराट, यह ताबीज बहुत कीमती है, आपको इसे अपने लिए रखना चाहिए। आपको शायद मुझसे ज्यादा इसकी आवश्यकता हो सकती है। गार्गी ने यह कहने से पहले एक पल के लिए संकोच किया। वह स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थी कि विराट ने उसे यह ताबीज दिया। भाई विराट को उसकी इतनी परवाह थी, जिसका साफ मतलब था कि वह उसके दिल में बसती थी। हालांकि वह इतनी आसानी से इतने कीमती खजाने को स्वीकार नहीं कर सकती थी। भाई विराट श्वेत हिम महाद्वीप से अपरिचित थे और उन्होंने इतने सारे लोगों को नाराज किया था। उन्हें उसकी तुलना में इन शक्तिशाली त्रुप के पत्तों की अधिक आवश्यकता थी। गार्गी जी, क्या आपको लगता है कि मुझे अभी भी इस स्तर के खजाने की आवश्यकता है। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। वह एक ही नजर में गार्गी के विचारों को समझ सकता था। यह छोटी लड़की वास्तव में बहुत दयालु थी और हमेशा दूसरों के बारे में सोचना जानती थी। कनिष्ठ बहन गार्गी, चूंकि भाई विराट ने इसे आपको दिया है तो बस इसे ले लें। उनकी दया को व्यर्थ न जाने दें। भाई विराट की शक्ति के साथ इस स्तर का खजाना उनके ज्यादा काम नहीं आएगा। पास ही खड़े पुनीत ने भी सलाह देते हुए कहा। पुनीत को गार्गी के महत्व के बारे में बहुत स्पष्टता थी। यह कहा जा सकता है कि गार्गी उनके और विराट के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थी। गार्गी के अस्तित्व के कारण ही वे एक साथ आए थे। अगर गार्गी को कुछ हो गया और अगर वह श्वेत हिम संप्रदाय के किसी व्यक्ति के हाथों मारी गई तो विराट के व्यक्तित्व को देखते हुए पूरा श्वेत हिम संप्रदाय संभवतः विनाश का सामना करेगा। पुनीत जितना विराट को समझता था वह उतना ही अधिक भयानक लगता था। वह आकाशीय बिजली को सोखने वाला एक ताबीज भी बना सकता था। ऐसी क्षमता वास्तव में भयानक थी। इसका मतलब यह था कि जब वह महाविपत्ति लोक में प्रवेश करेगा तो उसके लिए कोई जोखिम नहीं होगा। विराट की योद्धा प्रतिभा के साथ यदि वह सुचारू रूप से बढ़ सकता है तो यह अकल्पनीय है कि वह कितना भयानक हो जाएगा। इसके अलावा उसकी अंतर्निहित प्रतिभा और शक्ति को नजरअंदाज कर दें, तब भी अकेले आकाशीय बिजली को सोखने वाले ताबीज तैयार करने की उसकी क्षमता अपार आकर्षण रखती है। यदि वह इस जानकारी को जारी करता है तो अनगिनत योद्धा संभवतः अपनी जान जोखिम में डालने के लिए उसके पास उमड़ पड़ेंगे। विराट की वर्तमान शक्ति को कम मत आंकिए। उसके पास श्वेत हिम संप्रदाय को आसानी से नष्ट करने की पूरी क्षमता है। पुनीत ने इस बात का अनुमान नहीं लगाया कि विराट ने ये ताबीज कहां से प्राप्त किए। उसे 90% यकीन था कि विराट ने इन्हें खुद तैयार किया है। सबसे पहले विराट यह भी बताता है कि ये नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज खुद विराट द्वारा तैयार किए गए थे। ऐसी भयानक शख्सियत को बिल्कुल भी नाराज नहीं किया जाना चाहिए और न ही उसे विरोधी पक्ष में धकेला जा सकता है। इसलिए चाहे कुछ भी हो, गार्गी की रक्षा के लिए सब कुछ किया जाना चाहिए। पुनीत को इस बात की चिंता नहीं थी कि कौशल के कार्यों के कारण विराट श्वेत हिम संप्रदाय के प्रति शत्रुता विकसित करेगा, क्योंकि विराट जैसा असाधारण रूप से बुद्धिमान व्यक्ति आसानी से देख सकता था कि कौशल पूरे श्वेत हिम संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इस संघर्ष से श्वेत हिम संप्रदाय के बारे में विराट की धारणा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप गार्गी के साथ कुछ गंभीर होता है तो वह एक वास्तविक समस्या होगी। अगर विराट ने अपना आपा खो दिया और अपना गुस्सा पूरे श्वेत हिम संप्रदाय पर निकाला तो यह संप्रदाय के लिए एक विनाशकारी आपदा होगी। लेकिन जब तक गार्गी जीवित है वह विराट पर एक लगाम की तरह होगी। विराट के वफादार और न्याय संगत चरित्र के कारण जब तक गार्गी उनके बीच का बंधन थी, वह इस संघर्ष के कारण अपना गुस्सा पूरे श्वेत हिम संप्रदाय पर नहीं निकालेगा। ठीक है, फिर पुनीत की बातें सुनकर गार्गी ने शर्माते हुए श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा सौंपे गए नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज को स्वीकार कर लिया। उसे वह दृश्य याद आ गया जब विराट ने उड़न मेघ गांव के मुखिया से लड़ाई की थी। विराट की शक्ति के साथ इस स्तर का ताबीज वास्तव में बहुत कम काम का लग रहा था। चूंकि यह भाई विराट की दयालु भावना थी, इसलिए उसने इसे स्वीकार कर लिया।
गार्गी को ताबीज स्वीकार करते हुए देखकर विराट ने उसे इसे इस्तेमाल करना सिखाया। ताबीज के भीतर आकाशीय बिजली को सील करना कुछ हद तक परेशानी भरा था, लेकिन इसे फिर से सक्रिय करना बहुत आसान था। बस इसमें सच्चे सार का संचार करें जो मोहर के प्रमुख बिंदु को नष्ट कर देगा और पूरी मोहर तोड़ी जा सकती थी। इस प्रकार इसकी पूरी शक्ति जारी हो जाएगी। इसका उपयोग करना बहुत ही सरल और सीधा है, यहां तक कि साधारण आक्रामक खजानों से भी आसान। पुनीत के सफलतापूर्वक द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद समूह फिर से निकल पड़ा। एक बादलों वाली नाव पर सवार होकर श्वेत हिम संप्रदाय की ओर बढ़ गया। श्वेत हिम संप्रदाय। कौशल अपने एकांत साधना कक्ष से बाहर आया। वरिष्ठ भाई कौशल, आपकी चोटें अंततः ठीक हो गईं? जाह्नवी, जो कक्ष के बाहर प्रतीक्षा कर रही थी, आगे बढ़ी और खुशी से पूछा। हाँ, कौशल ने सिर हिलाया। 1 महीने के स्वास्थ्य लाभ के बाद विपत्ति के दौरान उसे लगी चोटें अंततः ठीक हो गई थीं। यह काफी हद तक चतुर्थ विपत्ति स्तर की उपचार गोलियों की उस बोतल की बदौलत था जो उसने उस चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ से प्राप्त की थी। अन्यथा इतने कम समय में इतनी गंभीर चोटों से पूरी तरह से उबरना उसके लिए असंभव होता। एकांत से बाहर आने के बाद कौशल ने ललित को बुलाया और हुई घटनाओं के बारे में पूछताछ की। इस दौरान वास्तव में काफी कुछ घटनाएं हुई हैं। उनमें से 2 सबसे बड़ी घटनाएं ये हैं। एक यह है कि सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की नीलामी में एक चतुर्थ विपत्ति लोक के विषधर ड्रैगन की लाश दिखाई दी और इसे सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के अध्यक्ष एकांश ने व्यक्तिगत रूप से 15 अरब 10 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों में नीलाम किया। ललित ने कहा। क्या कहा तुमने? चतुर्थ विपत्ति लोक के स्तर की एक विषधर ड्रैगन की लाश को 15 अरब 10 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों की चौंका देने वाली रकम में नीलाम किया गया और अध्यक्ष एकांश ने खुद इसे खरीदा। ललित की बातें सुनकर कौशल तुरंत अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और अविश्वास से चिल्लाया। क्या तुम इस बारे में सुनिश्चित हो? यह बिल्कुल सच है, ललित ने कहा। यह मामला हाल ही में पूरे श्वेत हिम महाद्वीप में फैल गया है। लगभग हर कोई इसके बारे में जानता है। ललित की बातें सुनकर कौशल चुप हो गया। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। तब जाह्नवी ने उसे बताया था कि पुनीत और अन्य लोगों को सप्तखड्ग अमर भवन में एक विषधर ड्रैगन की लाश मिली थी। हालांकि चूंकि यह मामला बहुत अविश्वसनीय था, इसलिए कौशल ने वास्तव में इस पर विश्वास नहीं किया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि जाह्नवी ने तब जो कहा था वह झूठ नहीं था बल्कि सच था। आखिर पुनीत और अन्य लोगों ने चतुर्थ विपत्ति लोक के स्तर के एक विषधर ड्रैगन को कैसे मार गिराया? कौशल यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। वह पुनीत की क्षमताओं को बहुत अच्छी तरह जानता था। पुनीत की शक्ति के साथ उसके लिए चतुर्थ विपत्ति लोक के एक विषधर ड्रैगन को मारना बिल्कुल असंभव था। कुछ देर विचार करने के बाद कौशल ने जाह्नवी को फिर से बुलाया और विषधर ड्रैगन को मारने की प्रक्रिया के बारे में उससे सावधानीपूर्वक पूछताछ की। कौशल की गंभीर पूछताछ को देखकर जाह्नवी ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और कौशल को उस समय जो कुछ हुआ था वह विस्तार से बता दिया। तुम्हारा मतलब है जल तत्व संप्रदाय का भुवन, अग्नि तत्व संप्रदाय का लक्ष्यराज और अन्य लोग भी पुनीत और विराट के साथ उस विषधर ड्रैगन के शरीर में घुस गए थे? जाह्नवी का वृत्तांत सुनने के बाद कौशल ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। बिल्कुल, उनके साथ लावण्या नाम की एक रहस्यमयी महिला भी अंदर गई थी। वह रहस्यमयी महिला लावण्या भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। केवल अर्ध महाविपत्ति लोक में होने के बावजूद वह भुवन जैसे गुरु से बराबरी की टक्कर ले सकती थी, जाह्नवी ने कहा। इसके अलावा प्रवेश करने से पहले लावण्या केवल अर्ध महाविपत्ति लोक में थी, लेकिन जब वह विषधर ड्रैगन के शरीर से बाहर निकली तो वह पहले ही प्रथम विपत्ति लोक में पहुंच चुकी थी। उसने निश्चित रूप से विषधर ड्रैगन के अंदर ही प्रवेश कर लिया होगा। उस समय उस विषधर ड्रैगन के ऊपर एक आकाशीय विपत्ति प्रकट हुई थी और 8 अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आकाशीय बिजलियां एक के बाद एक नीचे गिरी थीं। विषधर ड्रैगन मुख्य रूप से उसी भयानक आकाशीय विपत्ति द्वारा मारा गया था। क्या कहा तुमने? 8 बिजलियां एक के बाद एक गिरी। तुम्हारा मतलब है उस लावण्या नाम की महिला ने वास्तव में महाविपत्ति लोक में प्रवेश करते समय 8 आकाशीय बिजलियों का सामना किया? जाह्नवी की बातें सुनकर कौशल एक बार फिर बहुत हैरान हुआ। उसने अविश्वास भरे चेहरे के साथ पूछा। प्रथम विपत्ति लोक में प्रवेश करना और 8 आकाशीय बिजलियों का सामना करना बहुत ही चौंकाने वाली बात है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि महाविपत्ति लोक में प्रवेश करते समय एक योद्धा अधिकतम 9 आकाशीय बिजलियों का ही सामना कर सकता है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि लावण्या नाम की वह महिला प्रथम विपत्ति लोक की सीमा तक पहुंचने से केवल एक प्रहार दूर है? ऐसी प्रतिभा सच में प्रकृति के नियमों को चुनौती देने वाली है। दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूरे पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र में कोई भी इसे हासिल नहीं कर पाया है। पिछले 1 करोड़ वर्षों में यहां तक कि पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट योद्धा प्रतिभाओं ने भी प्रथम विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय केवल 7 आकाशीय बिजलियों का ही सामना किया है। वास्तव में उसने 8 आकाशीय बिजलियों का सामना किया। जब मैंने इसे देखा तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन यह सच है, जाह्नवी ने निश्चितता के साथ कहा। इसके अलावा अपनी विपत्ति के दौरान उसने जिस आकाशीय बिजली को आकर्षित किया वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, जो एक योद्धा को प्रथम विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय अनुभव करने से कहीं अधिक थी। उसने जिस विपत्ति को आकर्षित किया उसकी शक्ति लगभग उतनी ही थी जितनी आपके वरिष्ठ भाई कौशल चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय थी। यह कैसे संभव है? प्रथम विपत्ति लोक मेरे चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय थी, कौशल ने संदेह भरे चेहरे के साथ कहा। यह बस बहुत ही अविश्वसनीय था। वरिष्ठ भाई कौशल, क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि लावण्या ने उस विषधर ड्रैगन के शरीर के अंदर महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया था? आकाशीय विपत्ति ने इसका मतलब यह निकाला कि विषधर ड्रैगन उसकी विपत्ति में हस्तक्षेप कर रहा है, इसलिए आकाशीय बिजली विषधर ड्रैगन को दंडित करने के लिए थी? ललित ने बगल से कहा। यह भी एक संभावना है, कौशल ने एक पल सोचने के बाद कहा। ललित की व्याख्या समझ में आ रही थी। किसी की विपत्ति में हस्तक्षेप करने से वास्तव में ईश्वरीय दंड मिलेगा। यह इस बात को भी स्पष्ट करता है कि चतुर्थ विपत्ति लोक का विषधर ड्रैगन विराट और पुनीत के हाथों क्यों मारा गया। वास्तव में विषधर ड्रैगन उनके हाथों नहीं मरा, बल्कि लावण्या नाम की एक महिला ने उसे धोखा दिया, जिसने भयानक विपत्ति से बचने के लिए उसे ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। चतुर्थ विपत्ति लोक का विषधर ड्रैगन वास्तव में ईश्वरीय दंड के तहत मारा गया था, न कि विराट और पुनीत के हाथों। यदि चतुर्थ विपत्ति विषधर ड्रैगन उनके हाथों मारा गया होता तो वह भी उनके खिलाफ बहुत अधिक लाभ प्राप्त नहीं कर पाता। यहां तक कि वह भी यह दावा करने की हिम्मत नहीं करता कि वह चतुर्थ विपत्ति लोक के विषधर ड्रैगन को मार सकता है। यदि विराट और पुनीत विषधर ड्रैगन को मार सकते थे तो इसका मतलब था कि वे उसे भी मार सकते थे। लेकिन यह जानकर कि विषधर ड्रैगन विपत्ति के तहत मारा गया, कौशल का दिल तुरंत शांत हो गया। जब तक वह विषधर ड्रैगन विराट और पुनीत के हाथों नहीं मरा तब तक सब ठीक है। ललित, तुमने कहा कि हाल ही में 2 बड़ी घटनाएं हुई, दूसरी बड़ी घटना क्या है? कौशल ने ललित की ओर देखते हुए पूछा। ज्ञानेश ने पंचरंग संप्रदाय के युवा मास्टर लवेश की हत्या कर दी, ललित ने कहा। हालांकि इस मामले को गुप्त रखा गया था और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे, फिर भी ललित को अपने खुफिया नेटवर्क के माध्यम से इसके बारे में पता चल गया था। वह ज्ञानेश हमेशा की तरह दुस्साहसी है। क्या उसे लक्ष्मणराज के पागलपन और उसके द्वारा मारे जाने का डर नहीं है? कौशल ने हंसते हुए कहा। लवेश लक्ष्मणराज का लाडला था और ज्ञानेश ने उसे मारने की हिम्मत की। जब यह लड़का पागल हो जाता है तो यह सच में कुछ भी कर सकता है। पहले कौशल ज्ञानेश से काफी सतर्क रहता था, क्योंकि वह लड़का पूरी तरह से एक पागल इंसान था, एक अविश्वसनीय रूप से पागल सिरफिरा।
भले ही वे दोनों 5 मुख्य शिष्यों में से थे, फिर भी कौशल आमतौर पर ज्ञानेश को भड़काने की हिम्मत नहीं करता था। सबसे पहले वह लड़का पागल होने पर कुछ हद तक अनियंत्रित हो जाता था। दूसरा, उसकी पृष्ठभूमि ज्ञानेश से कमतर थी। ज्ञानेश को भड़काने से उसे केवल परेशानी ही मिलेगी। लेकिन अब कौशल को ज्ञानेश की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जिस पल उसने चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश किया, वे अब एक ही स्तर के प्रतिद्वंद्वी नहीं रहे। ज्ञानेश अब उसका प्रतिद्वंद्वी होने के योग्य नहीं है, जब तक कि ज्ञानेश एक दिन चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश न कर ले। अतीत में वह ज्ञानेश पर प्रहार करने के लिए इस मामले का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन अब कौशल को इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी और उसने यह सुनकर इसे जाने दिया। वरिष्ठ भाई कौशल, आप विराट और गार्गी के बारे में क्या करने की योजना बना रहे हैं? इसी क्षण जाह्नवी पास झुकी और कौशल से पूछा। अभी वह जो सबसे ज्यादा करना चाहती थी वह विराट और गार्गी को मारना था। वह इन दोनों से बहुत नफरत करती थी। हम और कर ही क्या सकते हैं, स्वाभाविक रूप से उन्हें मारेंगे। कौशल ने जाह्नवी की पतली कमर पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, चूंकि उन्होंने मेरी सुंदरी को नाराज करने की हिम्मत की है तो उनका अंत निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। भले ही जाह्नवी ने इसका जिक्र नहीं किया होता, फिर भी वह विराट और गार्गी को मार डालता। उनमें से एक ने उसे अपमानित किया था और दूसरे के पास पंचम विपत्ति लोक का विशेषज्ञ बनने का अवसर था। दोनों में से किसी को भी छोड़ा नहीं जा सकता था। मुझे पता था वरिष्ठ भाई कौशल मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। जाह्नवी कौशल की बाहों में समा गई और प्यार से मुंह फुलाकर बोली, ललित, अभी विराट और पुनीत कहाँ हैं? कौशल ने ललित की ओर देखा और पूछा, मैंने जो सुना है उसके अनुसार वे अभी भी श्वेत हिम संप्रदाय की ओर लौट रहे होंगे। ललित ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा, जाओ और तैयारी करो, हम जल्द ही निकलेंगे। कौशल ने अपना हाथ हिलाया और कहा, वरिष्ठ भाई कौशल, इस बार हमें कितने आदमियों को इकट्ठा करना चाहिए? ललित ने पूछा, इन तुच्छ कीड़ों से निपटने के लिए मैं ही काफी हूं। तुम और जाह्नवी बस मेरे साथ रहना, किसी बड़े अभियान की कोई आवश्यकता नहीं है। कौशल ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, वरिष्ठ भाई कौशल, हो सकता है कि विराट और पुनीत ही वे लोग हों जिन्होंने उड़न मेघ डाकुओं का सफाया किया हो। क्या हमें सावधान रहना चाहिए और अधिक लोगों को लाना चाहिए? ललित ने झिझकते हुए पूछा। उसकी जांच के अनुसार इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि उड़न मेघ डाकू विराट और पुनीत के हाथों मारे गए थे। चूंकि वे उड़न मेघ डाकुओं का सफाया करने में सक्षम थे, यह दर्शाता था कि उनकी शक्ति कम नहीं थी। कोई आवश्यकता नहीं है, यह तो छोड़ ही दो कि उड़न मेघ डाकू उनके हाथों मारे गए या नहीं, यह अभी भी अनिश्चित है। भले ही वे वास्तव में उनके द्वारा मिटा दिए गए हों, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी वर्तमान शक्ति के साथ उड़न मेघ डाकुओं का सफाया करना बच्चों का खेल है। कौशल ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाते हुए कहा। लेकिन वरिष्ठ भाई कौशल, ललित कुछ और कहना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, कौशल ने उसे बीच में ही रोकते हुए हाथ हिलाया। ठीक है, यह मामला तय हो गया है, अब तुम जा सकते हो। जब चलने का समय होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। जाह्नवी का कोमल शरीर उसकी बाहों में था और वह उसके साथ एकांत के लिए पहले से ही मचल रहा था। दुर्भाग्य से ललित को सही समय की पहचान नहीं थी और वह बीच में आ रहा था, जिससे कौशल थोड़ा अधीर हो गया था। जी वरिष्ठ भाई कौशल। कौशल की बातें सुनकर ललित के पास झुककर पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इससे पहले कि वह पूरी तरह से कक्ष से बाहर निकल पाता, उसके पीछे से प्रेम क्रीड़ा की ध्वनियां गूंजने लगीं। ललित ने कक्ष में एक दूसरे की बाहों में खोए हुए उन दोनों को देखा और वह एक हल्की सी आह भरे बिना नहीं रह सका। जब से जाह्नवी कौशल के पास आई थी तब से कौशल बदल गया था। पहले का कौशल महत्वाकांक्षी था, हालांकि कुछ हद तक संकीर्ण विचारों वाला, तुच्छ और प्रतिशोधी था, लेकिन आमतौर पर सलाह सुनने वाला और अत्यधिक प्रेरित था। लेकिन जाह्नवी के आने के बाद से कौशल कुछ हद तक पथभ्रष्ट हो गया था। वह अपने दिन उसके साथ आनंद में डूबे रहकर बिताता था, यहां तक कि उसकी बुद्धिमत्ता भी काफी कम हो गई थी। अतीत में विराट जैसे शक्तिशाली दुश्मन का सामना करते समय जो संभावित रूप से उड़न मेघ डाकुओं का सफाया कर सकता था, कौशल आत्मविश्वास के बावजूद इतना लापरवाह नहीं होता। लेकिन अब कौशल आंख मूंद कर घमंडी हो गया था। इसके अलावा इतने महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले अपनी ऊर्जा को बचाने के बजाय वह जाह्नवी के साथ प्रेम प्रसंग में लिप्त हो गया। यह निश्चित रूप से उचित कदम नहीं था। अब ललित को पछतावे की चुभन महसूस हुई। उसे पहली जगह में जाह्नवी को कौशल के पास नहीं लाना चाहिए था। अगर जाह्नवी कौशल के पास नहीं आती तो ऐसा कुछ नहीं होता और कौशल इतना पथभ्रष्ट और घमंडी नहीं बनता। ललित को एक अस्पष्ट सी बेचैनी महसूस हुई। उसे लग रहा था कि कौशल अंततः इस महिला जाह्नवी द्वारा भटका दिया जाएगा। लेकिन अब जाह्नवी कौशल की सबसे पसंदीदा सुंदरी थी। अगर वह कौशल को जाह्नवी से दूर रहने की सलाह देता तो शायद उसका भी अंजाम अच्छा नहीं होता। यह सोचकर ललित ने मन ही मन हिसाब लगाया कि अगर कौशल ऐसे ही चलता रहा तो उसके पास कोई दूसरा संरक्षक ढूंढने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। किसी ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करना जो सुंदरता के प्रति इतना जुनूनी और आंख मूंद कर घमंडी हो, एक अच्छे भविष्य की ओर नहीं ले जाएगा। हालांकि कौशल ने अब चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया था, जो अन्य 4 मुख्य शिष्यों से एक कदम आगे था। हालांकि ललित हमेशा से मानता था कि कोई व्यक्ति कितनी दूर तक जा सकता है यह उसकी योद्धा प्रतिभा कभी तय नहीं करती, बल्कि उसका चरित्र और बुद्धिमत्ता तय करती है। पूरे इतिहास में साधना की दुनिया में अनगिनत शानदार योद्धा प्रतिभाएं उभरी हैं, लेकिन उनमें से कई केवल क्षणभंगुर प्रतिभाएं थीं जो जल्दी ही गायब हो गईं। इन प्रतिभाओं में योद्धा प्रतिभा की कमी नहीं थी, बल्कि चरित्र और बुद्धिमत्ता की कमी थी। साधना की दुनिया अविश्वसनीय रूप से खतरनाक है। एक भी गलत कदम मृत्यु और किसी की साधना के अंत का कारण बन सकता है। जो लोग अंत तक पहुंचते हैं वे हमेशा असाधारण चरित्र और बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति होते हैं। जो तेजी से आगे बढ़ते हैं वे जरूरी नहीं कि बहुत दूर तक जाएं। यह कहा जाना चाहिए कि ललित वास्तव में एक असाधारण रूप से सक्षम व्यक्ति था, लेकिन दुर्भाग्य से उसने अनुसरण करने के लिए गलत व्यक्ति को चुना और अपनी गलती को बहुत देर से समझा, जिसने नहीं मिला। उड़कर गार्गी के पास पहुंचा और घबराहट में पूछा। उन सबके लिए गार्गी की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं था, इसलिए ललित को मारने के बाद पुनीत का पहला विचार गार्गी की स्थिति के बारे में पूछना ही था। वरिष्ठ भाई पुनीत, मैं बिल्कुल ठीक हूं। गार्गी ने अपना सिर हिलाया। अभी भी वह पूरी तरह से उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी जो अभी अभी घटा था। पूरा दृश्य इतनी तेजी से घटित हुआ था कि पलक झपकने का भी समय नहीं मिला। उसकी सभी प्रतिक्रियाएं बस एक अंतर्ज्ञान की तरह थीं। इसलिए जब उसने ललित को उस द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज के धमाके से दूर उड़ते हुए देखा जो उसने खुद फेंका था, तो गार्गी भी थोड़ी स्तब्ध रह गई थी। यह अच्छा है कि तुम सुरक्षित हो। पुनीत ने गार्गी को ध्यान से देखा और यह देखकर कि वह वास्तव में सुरक्षित है, उसने आखिरकार राहत महसूस की। सौभाग्य से हमारे पास भाई विराट का दिया हुआ वह